नमस्ते, मेरे साथ आज प्रोफ़ेसर अरुण कुमार साहब फिर से हैं। प्रोफ़ेसर साहब एक बार बहुत अच्छी स्थिति में क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की बात हम लोग बीच में पता था कि भई चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गई, फिर पता लगा कि नहीं अब छठे नंबर पे फिर खिसक आई और कारण ये बताया गया कि ये इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारा डॉलर से हमारा रुपया है वो कमज़ोर हो गया। तो ये भी क्या इकोनॉमी मुझे तो मतलब मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो डॉलर से रुपए के उसपे इकोनॉमी ऊपर-नीचे आपकी रैंक हो जाए और कभी आप कहिए कि आप चौथे नंबर पे हैं, तो कभी कहीं छठे नंबर पे हैं, मालूम नहीं ये। मैं लार्जर इश्यू प्रोफ़ेसर साहब एक चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ, ये जब से शुरू हुआ है, ये जंग शुरू हुई है अमेरिका और ईरान की, मेरे अपने गाँव में बम्बई से लोग लौट के आए हैं और ये अभी नहीं मैं 15-20 दिन पहले की बात कह रहा हूँ। वो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। लोगों को दिक्कत हो रही है और चीज़ें सरकार कुछ भी कहे गैस ये ज़रूर है कि गैस की उपलब्धता अब बेटर हुई है पहले से, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग भी उतनी ही हो रही है। नौकरी भी जा रही हैं। तो ये ऊहापोह में जो पहली चीज़ आपसे समझना चाह रहे हैं कि एक नॉर्मल सिटीज़न के लिए, एक जो आम आदमी जो रोज़ की दिहाड़ी कमाता है और फिर अपना परिवार चलाता है, उसको इस पूरे उसमें कहाँ फिट इन हो रहा है? ज़रा वो अगर हम लोगों को एक बार समझा दीजिए कि एक हमारे यहाँ एक है जिसको रोज़ पहली पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है कम वक़्त में। फिर एक है कि जिसको इंक्रीमेंट नहीं मिलता। एक है जो रोज़ अगर कमाएगा नहीं, तो उसका घर नहीं चलेगा, उसका चूल्हा नहीं जलेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, प्रोफ़ेसर। तो जैसे कि मैं बार-बार कहता आया हूँ कि हमारे देश में 2 तरह के कामगार हैं। एक तो जो संगठित क्षेत्र के हैं और एक जो असंगठित क्षेत्र के हैं। तो संगठित क्षेत्र के पास कुछ बार्गेनिंग पावर होती है क्योंकि वो ट्रेड यूनियन उनके लिए होते हैं और ट्रेड यूनियन उनके लिए बार्गेन करते हैं। और जो असंगठित क्षेत्र वाला होता है उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। उसकी जब जो तनख्वाह है वो इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ती है क्योंकि वो बार्गेन नहीं कर पाता है, वो इंडिविजुअल तौर पे ही जब बात कर पाता है, उसका कोई ट्रेड यूनियन से प्रोटेक्शन नहीं है। और हो ये रहा है कि धीरे-धीरे हमारी अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है, खासकर नोटबंदी के बाद से। क्योंकि नोटबंदी का असर, जीएसटी का असर, एनबीएफसी का क्राइसिस का 2018 में, फिर पैंडेमिक का असर, वो सारा असर हमारे असंगठित क्षेत्र पे पड़ा है। तो उनकी स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, इसीलिए मैं बार-बार मैंने लिखा भी है, कहा भी है 2016-17 से कि करीब 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का हर साल उनको नुकसान हो रहा है। जो उनकी बढ़त होनी चाहिए थी वो बढ़त नहीं हुई और जो उसके साथ-साथ जो गिरावट हुई, तो उसको मिला लें तो 10-12 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में करीब उनको 100 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जो अगर वह ये स्थिति खराब नहीं होती तो उनको 100 लाख करोड़ ज़्यादा उपलब्ध होता। 100 लाख करोड़ रुपए कम उपलब्ध हुआ है और इसीलिए उनकी स्थिति ये बिगड़ती चली जा रही है और इसीलिए बेरोजगारी की स्थिति बिगड़ती जा रही है क्योंकि संगठित क्षेत्र अच्छा कर रहा है लेकिन वहां पे रोजगार नहीं बढ़ता क्योंकि वहां पे ऑटोमेशन है, मैकेनाइजेशन है बहुत, और असंगठित क्षेत्र का जो डिमांड है वो संगठित क्षेत्र में शिफ्ट करता जा रहा है, तो इसलिए असंगठित क्षेत्र में गिरावट है और यही डेटा मतलब जगह जगह से आ रहा है। अब अगर आप देखें तो ये ट्रंप के टैरिफ लगाने से, और ये मैंने पिछले साल भी लिखा था, इसका असर हमारे वर्कर्स पे पड़ेगा। जो डीग्लोबलाइजेशन है उसका भी असर हमारे वर्कर्स पे पड़ रहा है। वजह उसकी है कि टैरिफ लगाने से हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, उनकी मार्जिन पे असर पड़ा क्योंकि अगर उनको अमेरिका में बेचना है, हायर टैरिफ है, तो उनको अपनी मार्जिन कम करनी है। अच्छा, मार्जिन जब उनकी कम होगी तो फिर क्या करेंगे, वो वर्कर्स की वेजेस को दबाएंगे। तो इसलिए वर्कर्स की वेजेस को जब प्रेशर आ गया है कि वर्कर की वेजेस को दबाना है, और इसीलिए हमने देखा कि पिछले साल नवंबर में एकदम से सरकार जो ये लेबर कोड है ना, ये ले आई, जो पास किए थे 2019-20 में पर इम्प्लीमेंट नहीं किए थे, और फिर वो तुरंत ले आए नवंबर में। उसकी वजह यह है कि जो लेबर कोड है उनमें बाकी और सब प्रावधान तो जैसे हैं सो हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो वो कर रहे हैं वो बिजनेस को मदद करने के लिए ट्रेड यूनियंस को कमजोर कर रहे हैं। वो कि ट्रेड यूनियन एक्टिविटी कम हो जाए हमारी इंडस्ट्री वगैरह में। तो ट्रेड यूनियन एक्टिविटी कम होने का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइज लेबर है वो भी बार्गेन नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने कह दिया 12 घंटे काम अलाउड है, तो इसका मतलब है कि फिर जो हमारा बिजनेस है वो 12 घंटे काम लेगा और कई जगह तो ओवर टाइम भी नहीं दे रहा। तो यानी कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन संगठित क्षेत्र में भी जो ज्यादा हो गया, असंगठित क्षेत्र में तो हो ही रहा था, और असंगठित क्षेत्र का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तो और बढ़ गया क्योंकि अब जो आपने देखा कि ये जो एकदम से वॉर हुई तो उससे गैस की शॉर्टेज हो गई, गैस ब्लैक में आ रही है, और सिर्फ गैस ही ब्लैक में नहीं आ रही, और भी चीजों की शॉर्टेज हो रही है।
तो कई जगह तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोगों का काम जा रहा है, लोग जैसे आपने कहा पलायन कर रहे हैं शहर से गांव में, क्योंकि वो खर्चा नहीं चला पा रहे, वो खाना नहीं बना पा रहे, और अगर वो खाना बाहर जो ढाबे वगैरह में खाते थे उसमें भी दाम बढ़ गया, क्योंकि वहां पे भी गैस उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे भी उनको ब्लैक में गैस लेनी पड़ रही है। तो इससे जो हमारे जो आम वर्कर है उसका बजट एकदम से गड़बड़ा गया। और इसीलिए आपने देखा जगह जगह, चाहे वो सोनीपत पानीपत हो, वो चाहे राजस्थान में हो, चाहे इधर गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, सब जगह वर्कर्स परेशान हो गए, क्योंकि खाना पीना ही मुश्किल हो गया, परिवार चलाना मुश्किल हो गया। तो जो स्थिति थी वो एकदम से ज्यादा बिगड़ के सामने आ गई। अब सरकार ने ये जो 4 लेबर कोड तो जो लाए ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को कमजोर करने के लिए, और फिर जो वीबीजी रामजी बिल भी ले आए, जिससे कि जो रूरल वेजेस है उनको भी डिप्रेस किया जा सके, क्योंकि वहां पे भी अगर काम नहीं मिलेगा या काम पे पाबंदी हो जाएगी या काम जो कम होगा, तो उससे फिर जो वहां पे रूरल जो लेबर है उसकी भी जो वेजेस डिप्रेस होंगी। तो अगर आप देखें तो ट्रंप के आने के बाद खासकर ये वेजेस को डिप्रेस करने की जो बात चली है। अच्छा, अब कृषि में क्यों वेजेस डिप्रेस करने की बात आ रही है? उसमें ये खतरा है कि जो आप मार्केट जो कृषि का खोलेंगे, ट्रेड जो आपने ईयू के साथ ट्रेड नेगोशिएशन किया, यूएस के साथ चल रहा है, तो उनकी एक डिमांड है कि आप अपने एग्रीकल्चर को खोलिए। तो हमारे बिजनेस कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर को खोल दो, तो जब बिजनेस से अगर कहेगा एग्रीकल्चर को खोल दो, इसीलिए हमारे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो नेगोशिएशन जो चल रहे हैं उसमें बिजनेस चाहता है कि हमें जब फायदा पहुंच जाए, हमारा ट्रेड बढ़ जाए, लेकिन एग्रीकल्चर में नुकसान होता है तो होने दो। तो इसलिए जब अगर एग्रीकल्चर में जो बाहर से जब सामान आता है, गेहूं आता है, कॉर्न आता है, बाकी चीजें आती हैं, सोया वगैरह, तो फिर जो रूरल वेजेस को भी डिप्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके वो कंपटीशन में आ पाएंगे। तो इसलिए ये जो वीबीजी रामजी बिल है उससे जो रूरल वेजेस, यानी कि रूरल वेजेस को भी डिप्रेस करना, और जो अर्बन वेजेस, जो इंडस्ट्रियल वेजेस, सर्विसेज सेक्टर वेजेस, उनको, तो सारी अर्थव्यवस्था में, जैसे मैंने पिछले साल लिखा था कि सारी अर्थव्यवस्था में वेजेस को डिप्रेस किया जा रहा है, तो यानी वर्कर्स की हालत खराब होती जा रही है। तो एक तरफ वर्कर्स की जो इनकम पे असर पड़ रहा है, दूसरी तरफ उनके रोजगार पे असर पड़ रहा है। तो ये जो दोनों मिला के जो एक परेशानी का दौर है, इसीलिए वर्कर्स इस समय हालांकि हैं असंगठित, क्योंकि आजकल हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर ज्यादा है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो असंगठित होता है उसकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसका जो फायदा उठा लेता है, और जो वेजेस मिलनी चाहिए वर्कर को वो वेजेस नहीं मिलती हैं। तो इसलिए वो बिचौलिया जो होता है उसकी वजह से उनकी वेजेस डिप्रेस हो जाती हैं। मैंने तो ये देखा था कि जैसे जेएनयू में हमारे यहाँ ये हो रहा था बहुत बड़े स्केल पे, तो 2008-9 में जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने मस्टर्ड रोल जैसे सीज कर लिए थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, तो उसमें देखा कि उनको जो वेज मिलनी चाहिए थी उसकी आधी तनख्वाह मिल रही थी। तो एक मतलब जब प्रोटेस्ट हुआ जेएनयू में, तो ये जो सिचुएशन है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिलता नहीं है, वो बड़ी बुरी हालत में रहता है। अच्छा, फिर होता क्या है कि जो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसके अनुसार उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट नहीं करता एक्चुअल प्राइसेस को, क्योंकि एक्चुअल प्राइस में तो ब्लैक का प्राइस भी है, यानी कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें तो जो आपका सिलेंडर है उसको तो 950 दिखाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में तो उसको 4000-5000 रुपए देना पड़ रहा है। जो आपका गैस 100 रुपए किलो भरी जाती थी छोटे सिलेंडर में, वो आज 400-500 रुपए किलो भरी जा रही है। उसी तरह ब्लैक प्राइस, अभी जैसे कि आज ही मुझे पता लगा कि जो सरसों का तेल है उसका दाम भी बढ़ गया। अब वो जो ब्लैक का प्राइस चल रहा है जो एमआरपी से ऊपर चार्ज किया जा रहा है, वो तो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आएगा ही नहीं। तो वर्कर की एक्चुअल स्थिति जो गिर रही है ना, वो उसमें दिखेगी नहीं। तो आप जो तनख्वाह में आप एडजस्ट करेंगे, जैसे हरियाणा में किया, जैसे यूपी में किया, तो वो एक्चुअल प्राइस पे नहीं एडजस्ट हो रहा है। इसलिए वर्कर कह रहे हैं कि ये तो बहुत कम आपने एडजस्ट किया है, हमें तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे घर का जो किराया बढ़ गया, हमारे जो खाने पीने का खर्चा बढ़ गया है ना, हमारे जो एनर्जी का खर्चा बढ़ गया, स्कूल की फीस बढ़ गई, तो वो सब तो हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो इसलिए सरकार कह रही है कि नहीं हम एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन वर्कर्स को लग रहा है कि वो तो एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा, उनकी तो स्थिति और बिगड़ती जा रही है। तो ये जो एक सिचुएशन आ गई है जिसमें अर्थव्यवस्था में हमारे जो बिजनेस है वो भी परेशानी में आ गया है, और हमारे वर्कर्स हैं वो भी परेशानी में आ गए हैं, और जो वर्कर्स हैं वो उनको स्क्वीज किया जा रहा है, जिससे कि बिजनेस की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। और सरकार को जो सब्सिडी देनी चाहिए वो सब्सिडी दे नहीं रही है। वजह उसकी ये है कि उसके भी बजट पे असर पड़ रहा है, क्योंकि इस समय
उसको जो खर्चा करना पड़ रहा है वो ज्यादा करना पड़ रहा है। और अभी आपने देखा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जब मार्च में 13 तारीख को जब वो ली थी तो 4 लाख करोड़ रुपए टोटल पिछले साल का सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में लिया। उसमें 1 लाख करोड़ रुपए स्टेबलाइजेशन फंड का लिया। वो स्टेबलाइजेशन फंड इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये जो क्राइसिस चल रहा है युद्ध का, उससे अर्थव्यवस्था में परेशानी होगी और बजट में एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पड़ेगा तो घाटा भी बढ़ जाएगा, और घाटा बढ़ेगा तो उससे फिर और तरह की परेशानियां आएंगी। और रुपए में गिरावट है तो रुपए में गिरावट की वजह से भी जब बाहर से जो इंपोर्टेड चीजें हैं उनके दाम और बढ़ जाते हैं, उससे रुपया कमजोर हो जाता है। तो जो आपने कहा कि हमारा जो जीडीपी है अब वो चौथे स्थान से छठे स्थान पे आ गया। मेरा मानना है कि ये पहले भी चौथे स्थान पे नहीं था, क्योंकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको हम सही ढंग से नहीं नापते थे। मेरा मानना है कि वो जो 3.8 ट्रिलियन डॉलर की बात चलती थी वो एक्चुअली 2.5 ट्रिलियन डॉलर के करीब था। वो इटली के आगे 7वें स्थान पे था। पर लेकिन चलिए वो नहीं, उन्होंने माना कि इस तरह से हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको हम ठीक से नहीं नाप रहे। पर लेकिन जब ये रिवाइज्ड एस्टिमेट आए हैं कि एक वो रिवाइज बेस जो आया है 2022-23 के आधार पे, उसमें भी दिखाया गया कि जीडीपी कम है, जीडीपी उतना नहीं है जितना कि पुराने एस्टिमेट पे था। तो उसकी वजह से भी गिरावट हुई। और दूसरी गिरावट हुई कि जो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, तो क्योंकि इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए हमें अपनी जो जीडीपी को डॉलर टर्म में मेंशन करना पड़ता है, डॉलर टर्म में दिखाना पड़ता है। तो सभी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर टर्म में कंपेयर करते हैं। तो हमारे जो कोई रुपया काफी कमजोर हो गया पिछले 1 साल में, तो इसलिए उसकी वजह से भी जो जीडीपी हमारा कम हो गया। तो 2 वजह हुई जीडीपी के कम होने की। एक तो हमने जो रिवाइज किया सीरीज को 2022-23, जो मेरा मानना है कि पूरी तरह से ठीक से रिवाइज नहीं हुआ है। और दूसरा ये कि हमारा रुपया कमजोर हुआ है डॉलर के मुताबिक, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में परेशानी बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से हमारा जो फॉरेन कैपिटल जो आता था वो कम हुआ, हमारे देश से जो कैपिटल बाहर जा रहा है वो ज्यादा हो रहा है। तो ये कई तरह की परेशानियां हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में इस समय कमजोरी और बढ़ती हुई दिख रही है। जी, मैं प्रो साहब एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो सबको एक असमंजस की स्थिति है। बाकी काफी लोगों का ये मानना है कि जिस दिन ही वोट पड़ जाएंगे वेस्ट बंगाल और डीएमके के, उसके बाद तेल के दाम, मतलब जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सरकार की तरफ से आ रहा है कि हमारी ऑयल सिक्योरिटी बहुत है, 74 डेज का इंपोर्ट कवर कर रखा है। हम इसके मामले में कितने अभी ठीक से हैं, मतलब हम कितने चैन से हैं? कल ही जैसे खबर आई कि ईरान ने हमें हमारे जहाजों को भी नहीं आने दिया। बीच में हमें इस तरह की एक नैरेटिव था हमारे पास कि ईरान हमें नहीं रोक रहा है, लेकिन अब ईरान ने भी हमारे जहाजों को भी रोका। ऑयल इंपोर्ट को लेके, क्योंकि हम एक बहुत कुछ डिपेंड करते हैं इंपोर्ट पे, हम कहाँ पे खड़े हैं, अगर आप इसको जरा वो बता सकें। और क्या पैसा बढ़ना, दाम बढ़ना, इसका बिना ऑयल के दाम बढ़े रहा नहीं जाएगा? एक बार वो दाम बढ़े तो महंगाई तो और विकराल रूप ले लेगी। तो सर देखिए, ऐसा है कि जब ये ऑयल और गैस कम आ रहा है वहां से, और क्योंकि हम 88% तो वहां से क्रूड लेते हैं बाहर से, और हमारे जो गैस है वो बाहर से आती है 60%, और उसका एक बड़ा हिस्सा आता है पश्चिम एशिया के जो देश हैं, खाड़ी के जो देश हैं वहां से आता है। तो इसलिए हमारी शॉर्टेज तो एकदम से हो गई। अब हम उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रूस से ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ईरान का हमने तेल खरीद लिया, हमने वेनेजुएला से ज्यादा ऑर्डर किया, अमेरिका से ज्यादा ऑर्डर किया। लेकिन जो शॉर्टेज है, जो दुनिया भर में जो 20% क्रूड वहां से आता है, जब एलपीजी जो आता है, वो पूर्ति नहीं हो सकती उसकी, है ना। तो यानी कि सबको वो शॉर्टेज सताएगी। अब हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स हैं और जो हमारे इंडस्ट्री के पास स्टॉक्स होते हैं, है ना, वो कुछ दिन चल सकते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि करीब 50 दिन हो गए, और जो हमारे पश्चिम एशिया से जो पहले समझिए कि 10 जहाज रोज आते थे हमारे यहाँ, वो अगर आप देखें तो पिछले 50 दिन में मुझे लगता है कि 10-15 ही शिप्स आए हैं वहां से। तो यानी कि अब 50 दिन में तो करीब 500 शिप्स आने चाहिए थे। तो सिर्फ अगर 10-15 शिप्स ही आए हैं इस दौरान वहां से, तो इसका मतलब है कि काफी शॉर्टेज है। और वो जो शॉर्टेज है उसकी पूर्ति के लिए हम अपने जो रिजर्व्स हैं, जो हमारे पास जो ऑलरेडी स्टॉक था, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि 40, 50, 60 दिन का हमारे पास स्टॉक था, तो वो भी काफी कम होता चला जा रहा है। तो उससे परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ये युद्ध कल खत्म भी हो जाता है तो मेरा मानना है कि कम से कम 3-4 महीने तो और परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है पश्चिम एशिया के देशों में, वो चाहे सऊदी अरेबिया में हो, कतार में हो, वो चाहे ईरान में हो।
तो वहां पे इतना डैमेज हुआ है कि वो रेस्टोर नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। कतार ने तो यहां तक कह दिया कि जो गैस के उनके जो फील्ड्स थे उस पर जो अटैक हुआ उसको जो ठीक करने में 3 से 5 साल तक लग सकते हैं। तो यानी कि जो आपकी सप्लाई पूरी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एक शॉर्टेज एनर्जी की बनी रहेगी। जो आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो गैस इस्तेमाल करते हैं, वो शॉर्टेज बनी रहेगी। और अभी आप तो उसके जो आपके पास पहले से स्टॉक से उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक्सपोर्ट भी करता है, यानी 20 से 30% जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो यानी कि जो आपके पास स्टॉक्स हैं उन्हीं को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आपको तुरंत एक्सपोर्ट तो रोक देना चाहिए था, जैसे कई देशों ने औरों ने किया, एक्सपोर्ट रोक दिया, क्योंकि फिर आपका जो क्रूड है, जो आपका जब पाइपलाइन में स्टॉक है वो ज्यादा दिन चलेगा। हमने वो नहीं किया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बहुत फायदा हो रहा था, एक्सपोर्ट यूरोप को करने में बढ़े हुए दामों पे एक्सपोर्ट हो रहा था। तो इसलिए ये हमारा एक परेशानी का है कि हमारे स्टॉक्स काफी तेजी से कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। हमें एक्सपोर्ट, हालांकि सरकार ने ड्यूटी लगाई है एक्सपोर्ट्स पे, पर लेकिन उनको फायदा इतना हो रहा है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने एक्सपोर्ट रोका नहीं, सरकार को तो तुरंत एक्सपोर्ट रोक देना चाहिए था उसका, जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा रिफाइंड प्रोडक्ट्स वगैरह। और परेशानी अब यूरोप में इतनी हो गई है कि वो कह रहे हैं कि 6 हफ्ते में एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो होता है वो खत्म हो जाएगा, उनके पास उतने स्टॉक्स नहीं है। तो इसलिए तरह तरह की वो परेशानियां हैं। अब इसका असर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे ये है कि उनके पास जैसे स्टॉक्स कम हो रहे हैं, तो जो पुराना सस्ता स्टॉक था वो खत्म हो गए, अब नए स्टॉक से रिप्लेस होगा। जो नया स्टॉक है वो तो जो बढ़े हुए दाम पे आ रहा है। तो इसलिए जो हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनको जो अभी बेच रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल, तो उस पे उनको नुकसान हो रहा है। तो जो उन्होंने पहले कमाया था वो तो उन्होंने खर्च कर दिया, वो सरकार को डिविडेंड दे दिया, तो अभी जो उनका लॉस है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए कि इलेक्शन होने वाले हैं। पर मेरा मानना है जैसे कि 2024 वगैरह में हुआ था कि जैसे इलेक्शन खत्म हुए तुरंत दाम बढ़ा दिए। तो यही अभी भी मुझे लगता है कि होगा कि जैसे इलेक्शन खत्म होंगे तुरंत दाम बढ़ा दिए जाएंगे। ऑलरेडी प्रीमियम जब पेट्रोल पे तो दाम बढ़ा ही दिए थे उन्होंने, कुछ गैस पे उन्होंने दाम बढ़ाए थे, लेकिन इन सब चीजों पे दाम बढ़ा के जिससे कि उनको सब्सिडी न देनी पड़े। पर लेकिन मेरा मानना है कि जो एसेंशियल है जैसे डीजल, उसके दाम न बढ़ा के पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएं, क्योंकि आपको जब कर्व तो करना ही पड़ेगा एनर्जी का इस्तेमाल। तो आप पेट्रोल पे तो नॉर्मल जो मतलब होता है वो जो उत्पादन में नहीं आता है, जैसे कि डीजल का आप एग्रीकल्चर में पंपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप जो डीजल का इस्तेमाल करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, उन सब के दाम बढ़ेंगे तो बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो वहां ना बढ़ा के पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो इतना असर नहीं पड़ेगा। उसका असर ज्यादा से ज्यादा ये पड़ेगा कि टैक्सी और स्कूटर की सर्विस आपकी महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप सब्सिडाइज करेंगे, तो लोग शिफ्ट कर जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो उसके लिए एक वॉर सिचुएशन है एक तरह से। तो युद्ध स्तर पे इसको जो करना चाहिए था शुरू से, कि हम कोशिश करके अपना जो स्टॉक्स को बचा के रखें, और हम अपना जो कंजम्पशन है वो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स में प्रायोरिटी क्या है और नॉन प्रायोरिटी क्या है उसको सेपरेट करते हुए प्रायोरिटी को जो आगे करें, और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर जो है जो यहाँ पे हमें इतनी जरूरत नहीं है उसको हम कम करते जाएं। तो ये स्कीम शुरू से इनको लागू कर देनी चाहिए थे, इन्होंने की नहीं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जैसे आपने कहा कि वो दाम तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन अभी एक स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही, स्ट्रैटेजी की हम ये युद्ध स्तर पे कैसे इससे डील करेंगे। क्योंकि अभी भी ईरान ने मतलब कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया और अगले दिन बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने उन पे पाबंदी लगा रखी है। तो अभी हमें पता नहीं कि कितने दिन ये और चलेगा, कितने दिन ये रस्साकशी चलती रहेगी, कि अमेरिका ट्रंप कुछ बोल देंगे, वो जब बिस्तर के लेफ्ट साइड से उठते हैं तो कुछ बोल देते हैं, जब राइट साइड से उठते हैं तो कुछ और बोल देते हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को दबाएं, ईरान दबने में नहीं आ रहा है, उनके कब्जे में नहीं आ रहा है। ईरान भी अपना जब वो कर रहा है, जो भी स्टेप लेता है यूएस उसका जब अपोज करता है, जैसे कि अभी वो लेबनान में बहुत फाइटिंग चल रही थी तो उन्होंने दबाव डाला, तो इजराइल और लेबनान के बीच में फिर जो सीज फायर एक तरह से करवाया। पर उसमें अभी जो उनका वहां पे हिजबुल्लाह है उसके साथ वो सीज फायर नहीं है, वो तो लेबनीज गवर्नमेंट और जो इजरायली है। तो अगर वो अटैक चलता रहा तो ईरान तो फिर जो कहेगा कि भाई आपको वहां पे पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। तो अभी कई सारे पेच हैं, जो न्यूक्लियर का पेच है, जो वहां पे मिसाइल्स का पेच है, जो मतलब अमेरिका का कोशिश था कि हम ईरान के ऑयल पे कब्जा कर लेंगे, है ना। कई सारे पेच अभी भी बाकी हैं।
तो अभी ये कहना कि सीज फायर चल जाएगी और वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इसको। तो और कितने दिन जी परेशानी चलेगी ये आगे आने वाले समय बताएगा। जी। मैं प्रो साहब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन उस पे मुझे बार बार ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज हो रहा है, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है एशियन कंट्रीज के लिए? क्योंकि जो जितनी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, कोरिया, ये सारा एशिया में पड़ रही हैं। ईरान ने एक तरह से जो जो अमेरिका का जो दबदबा था या जो दादागिरी थी, उसको उसने तोड़ दिया है। ऑयल हमारे पास मतलब एशिया में है, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट करके। अब इसमें क्या कोई एक नया कुछ इस तरह का, जैसे अगर कुछ नया वर्ल्ड ऑर्डर में एशिया का कुछ दबदबा हो सकता है, जैसे यूरोप का एक समय दबदबा रहा था पूरे उस पर, आज भी है कुछ इस तरह का कोई? क्योंकि पाकिस्तान भी, हम लोग जितनी पाकिस्तान को गाली देते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने एक अपना काम तो किया ही है। उसने उसने कम से कम यूएसए और ईरान को एक एक जगह बिठा तो दिया। अब वो हमारे उसमें फेल्योर था, हम नहीं कर पाए, वो अलग बात है। मैं लार्जर एक चीज पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि इस समय एशियन कंट्रीज के लिए देयर इज एन अपॉर्चुनिटी? देखिए, पश्चिम एशिया का जो युद्ध हुआ है, उससे बहुत सारे नए रिलेशनशिप्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि वहां पे जो नेटो कंट्रीज हैं वो आने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं दिस इज नॉट आवर वॉर। ग्रीनलैंड पे नेटो का और अमेरिका का, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो अमेरिका जो नेटो में है ना, उनके बीच में एक तरह से झगड़ा है ना, कि वो ग्रीनलैंड को आप नहीं ऑक्यूपाई कर सकते। उन्होंने जो मेक्सिको के लिए कहा, कोलंबिया के लिए कहा, लैटिन अमेरिका में, वो भी लग रहा है कि वहां पे वो लोग भी नाराज हैं कि आप इस तरह से, जैसे आपने मडूरो को उठा लिया, आप कह रहे हैं कि भाई हम इनको भी दबाएंगे। क्यूबा का तो वो कह ही रहे हैं कि हम क्यूबा में भी रिजीम चेंज करेंगे। तो कुल मिला के जो अमेरिका की दादागिरी है, उससे सभी परेशान है। वो चाहे टैरिफ की हो, वो चाहे जब मिलिट्री की हो, सभी उससे परेशान है। और मुझे लगता है कि जो अमेरिका का दबदबा दुनिया में था, जो एक वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी और एक तरह तरह से करते थे, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इसलिए अपॉर्चुनिटी तो निकल ही आएगी कि मतलब बाकी और क्या। पर मुझे लगता है चीन को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रूस भी यूक्रेन में फंसा हुआ है और चीन बड़े क्लेवरली काम कर रहा है। उसका तो अगर आप देखें तो ट्रेड भी बढ़ गया, इतनी परेशानी के बावजूद उसका ट्रेड बढ़ गया। और उसका जो सरप्लस होता है ट्रेड में, वो जो 900 बिलियन डॉलर करीब था, वो बढ़ के 1.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया टैरिफ के बावजूद। तो चाइना की जब उसको ये फायदा है कि उसके पास टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की है जबरदस्त, और वो एक बड़ी पावर के रूप में उतर के आया है इकोनॉमिकली, मिलिटरली। और इसलिए चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वन बेल्ट वन रोड हुआ, या जैसे कि आपने आरसेप देखा, तो उसमें चीन का ही दबदबा है। तो मेरा मानना है कि एशिया तो मतलब क्या, वो चीन ही एक तरह से एक सुपर पावर और एक अमेरिका को कॉन्टेस्ट देने वाला। और क्योंकि अमेरिका का दबदबा कम होगा तो चीन का जब फैल जाएगा, चीन लैटिन अमेरिका में भी जब फैला है, अफ्रीका में भी फैला है, यूरोप में भी उसके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, उसका ट्रेड बहुत है यूरोप के साथ। तो जो चीन है वो मेरा मानना है कि आगे चल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही आजकल डिसाइड करेगी कि कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। और आजकल खासकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डिसाइड करेगा, और उसमें चीन और अमेरिका ही आगे हैं। तो मेरा मानना है कि एक ये तरह से देखा जाए तो अमेरिका का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड है, उसका बहुत बड़े लेवल पे फायदा उठा रहा है। और जो सातों जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है वो अमेरिका की हैं, और वही टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रही है, खासकर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। चीन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन थोड़ा उसमें पीछे है, उतना आगे नहीं है, लेकिन चीन कोशिश कर रहा है। तो मुझे डर ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे हैं, ये सारी दुनिया को कॉलोनाइज कर लेंगे। जैसे कि जो कॉलोनियल पीरियड में जो टेक्नोलॉजी में आगे थे, इंग्लैंड था, यूरोप था, तो उन्होंने जो मतलब जो सब जगह कॉलोनाइजेशन किया था। उसी तरह एआई के आने से अगले मतलब बहुत लंबा नहीं, अगले कुछ सालों में ही ये मतलब इनका दबदबा और बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका जो कंट्रोल है सारी दुनिया के फाइनेंस पे, ट्रेड पे, है ना, जो प्रोडक्शन पे, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय एक तरह से अमेरिका का मतलब डिक्लाइन है, इन द सेंस कि वेस्टर्न जो एक गुट था वो टूट रहा है, चीन आगे बढ़ रहा है। लेकिन ब्रिक्स में भी अगर आप देखें तो
अभी मतलब रूस भी परेशानी में है, ईरान भी परेशानी में है ना, और ब्राजील और इंडिया मतलब कि हम लोग इतना स्ट्रांगली नहीं कर पा रहे इंडिया कि हमारे ब्रिक्स में इतना वो हो, एससीओ में हमारा हो। तो ऑल्टरनेट जो एक बनाने की बात थी, एशियन ऑल्टरनेटिव या एक जो ब्रिक्स का और एससीओ का, तो वो मुझे लगता है अभी उतना सुदृढ़ नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो इसलिए जी अमेरिका को उसका फायदा मिल रहा है कि वो अभी भी दबा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो मिलिटरली वगैरह है वो अमेरिका कमजोर पड़ेगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है वो उसका लीड है, उसके पास आगे। एडवांटेज है हाँ उसके। मैं प्रोफेसर साहब एक खत्म करने से पहले, हम लोग जनरली इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन मुझे कल बार बार ऐसा लग रहा है कि हमारा जो नेतृत्व है, जो करंट सरकार है, कल रात में प्राइम मिनिस्टर 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देने आए। मुझे था कि एक देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कुछ लोगों को आश्वासन देंगे, कुछ कहेंगे कि नहीं अच्छा दौर आएगा, हम ये कर रहे हैं। उसकी जगह उन्होंने आके केवल विपक्षी पार्टी को कोसना शुरू किया। वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल, मतलब लग रहा था चुनावी भाषण दे रहे हैं। हमारा शायद हमारा फोकस ही कहीं और है। आज दुनिया किस समस्या से चल रही है, हमारा हम डिप्लोमेटिकली हम अलग थलग पड़ गए हैं। हम जो एक खतरा, आर्थिक खतरा है, उसको हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। मैं इस पे, क्योंकि कल रात में जो उन्होंने काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, वो तो मतलब प्राइम मिनिस्टर कैसे ये कर सकता है, मेरे पास उसका आंसर नहीं। मैं बहुत एक छोटा रिएक्शन, कल रात के उनका जो राष्ट्र के नाम संदेश था, वो तो इट वाज वेरी होपलेस। जी हाँ, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि इस समय तो उनको जो देश की समस्याएं हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, और देश एकजुट होकर ये आज जो वॉर लाइक सिचुएशन है जहाँ पे कि सिक्योरिटी हमारी जो थ्रेटेंड है, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, अगर एनर्जी सिक्योरिटी पे इतना बड़ा आघात हुआ है तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उसके लिए तो वॉर लाइक सिचुएशन को मानते हुए हमको जो उसकी तैयारी करनी चाहिए। और ये जो झगड़े हैं, इन झगड़ों को जो है कम करना चाहिए। हमारे तो इस समय नॉर्थ साउथ भी झगड़ा हो रहा है, इस समय और तरह के भी झगड़े हो रहे हैं, कम्युनिटीज के बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो इन सब को कम करना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वो प्राथमिकता ना दिखाते हुए उन्होंने उसको और बढ़ाया है अपनी स्पीच से। और दूसरी बात ये कि जो इस समय कोड ऑफ कंडक्ट जो होना चाहिए है ना, खासकर जब इलेक्शंस चल रहे हैं, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री एक अपनी पार्टी का जो है वो करें और दूसरी पार्टी को अटैक करें। तो दूसरी पार्टीज को भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो भी फिर अपनी बात रखें, अगर यही है। और अगर नहीं है तो फिर मतलब जो इलेक्शन कमीशन को एक इस पे जो वो लेना चाहिए संज्ञान कि ये कैसे उन्होंने किया, क्योंकि ये तो स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल है, उनका ट्रैवल भी और जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो और इस सब का इस्तेमाल करना, वो एक तरह से जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक सही नहीं है। तो कई तरह से ये जो उन्होंने किया वो सही नहीं है। ना तो उनको ये करना चाहिए था आज की एक आर्थिक और पॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए, और जो दुनिया में एक परेशानी का दौर है उसके देखते हुए, और ना ही इलेक्शन के दौरान ये उनको करना चाहिए था। तो कई तरह से मेरा मानना है कि उन्होंने ये सही कदम नहीं उठाया। तो मुझे कुछ लगता है कि कुछ थोड़ा सा एक डेस्परेशन हुआ कि क्योंकि वो हार गए पार्लियामेंट में, पहली बार शायद ऐसी हार उनको देखनी पड़ी, तो इसलिए उन्होंने एक तरह से ये बौखला के ये कदम उठाया है जो नहीं करना चाहिए था। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार साहब। और उम्मीद यही है कि ये जंग जल्दी से जल्दी रुके, क्योंकि जंग से फायदा तो बाकी दुनिया का, मुल्कों का क्या फायदा और नुकसान होगा अमेरिका का, लेकिन सारे हम लोग भारत में बैठे हुए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस जंग का मूल्य तो हम भी चुका रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा होता है इसमें, हथियार का और प्रोडक्शन होगा, है ना, वो लोग जी फायदे में जी जी रहेंगे। कुछ ऐसी जी जी, इंडस्ट्री जो वॉर से जुड़ी हुई हैं उनको ही फायदा होगा, बाकी तो हम सब नुकसान में है, और खासकर हमारे नुकसान में। वर्कर्स पे बड़ा असर पड़ेगा। तो डी ग्लोबलाइजेशन भी होगा और ये असर हमारे वर्कर्स पे बहुत बुरा पड़ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।